चलो देखो, आज पहली क्लास है, ठीक है। तो आज बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास ही होगी, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, चूंकि ये मेरी पहली क्लास है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी फ्रेशर्स हैं, ठीक है। यू ऑल आर फ्रेशर्स। या आप में से कोई पहले भी कोई पीटी मेंस वगैरह दे चुका है या इंटरव्यू दे चुका है, ठीक है। पीटी मेंस कुछ प्री दिया है, ठीक है। यूपीएससी, ठीक है। कितने प्री दिए हैं? 2 दे दिए हैं, ठीक है। तो मेंस, चलो कोई नहीं। तो मैं मान सकता हूं कि आप सारे ही लोग यहां पे, ऑलमोस्ट आप सारे लोग यहां पे फ्रेशर्स हैं, ठीक है। यू ऑल आर फ्रेशर्स। ओके, तो ये आपके लिए एक नई बिगिनिंग है। इट इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। ओके, इंडिया में बेसिकली सनातन हिंदू धर्म में एक परंपरा है, जब भी कोई सन्यास धर्म ग्रहण करता है, कोई सन्यासी वगैरह बनता है, तो वो अपनी काउंटिंग जो है वहीं से शुरू करता है। जिस दिन वो सन्यासी बनने जा रहा है उस दिन को वन मान के चलता है कि मेरे जीवन की काउंटिंग आज से शुरू हो रही है, ठीक है। इससे पहले जो कुछ भी था वो सब खत्म। जैसे मान लो कि आप किसी सन्यासी से आप उसकी एज पूछिए, अगर उसकी एज 50 साल है और 50 इयर्स है और 20 साल की एज में उसने सन्यास धर्म की दीक्षा ली, वह सन्यासी बना, ठीक है। और आप उससे पूछिए कि तुम्हारी एज क्या है, तो वो अपनी एज आपको कितनी बताएगा? 30 साल, ठीक है। वो आपको अपनी एज 30 साल बताएगा। यानी कि वो मानते हैं कि जिस दिन वो सन्यासी बने, जिस दिन उन्होंने सन्यास धर्म की दीक्षा ली, वहां से उनके जीवन की काउंटिंग शुरू हुई, वहां से उनके जीवन की काउंटिंग 1 से शुरू हुई। उससे पहले का जो 20 साल था वो उसके साथ ही खत्म हो गया। और वो एटलीस्ट एक एक्चुअल सन्यासी तो यही मानता है, और वो आपको अपनी एज 30 साल बताएगा। अगर 10 साल की एज में वो सन्यासी बना और उसकी एज 50 साल है, तो वो आपको अपनी एक्चुअल एज 40 साल बताएगा। एटलीस्ट एक सच्चा सन्यासी तो यही मानता है, ठीक है। और उससे पहले जो कुछ भी था, रिश्ता नाता, घर द्वार, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, वो सब उसके साथ ही खत्म हो गया और यहां से उसकी काउंटिंग शुरू हुई। आरएसएस में भी यही परंपरा है। आपने सुना होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उनसे भी आप पूछिए कि उनकी एज, नॉर्मली आरएसएस के बाहर के जो लोग हैं उनसे वो ऐसा न भी करें, लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं तो, हालांकि मैं कभी आरएसएस में नहीं रहा, मेरा ऐसे डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे एक पहचान वाले थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपकी आयु कितनी है, तो मैंने अपनी एज बता दी। मैंने उनसे पूछा आपकी आयु कितनी है, तो उन्होंने ऐसे बताया कि मेरी एक्चुअल आयु तो इतनी है और संघ आयु इतनी है। मैंने कहा संघ आयु ये क्या होता है भाई? मेरी तो केवल आयु है, इसकी संघ आयु भी है क्या? कहने का मतलब जब उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया, वहां से कितना समय बीता उसको वो संघ आयु कहते हैं, कि कितना समय उन्होंने संघ में बिताया। तो ये चूंकि वो उसी परंपरा को फॉलो करते हैं जो संन्यास वाली परंपरा है, तो इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है। Whosoever followed this path, be it बुद्धा, महावीरा, स्वामी विवेकानंद, कोई भी हो, उन्होंने इसी परंपरा को माना है, ठीक है। अब मैं ये आज आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आज तुम्हें क्यों बता रहा हूं? बिकॉज इट इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। आपके लिए भी ये एक नई शुरुआत है, ठीक है। सिंस यू डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, विच इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आपके लिए भी, फॉर यू टू, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। अब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें भी कोई राजपाट छोड़ना है, फैमिली छोड़नी है, बीवी बच्चों को छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपके साथ वो बात नहीं है। लेकिन यह भी पक्का है कि एक बार आपने फॉर्मल प्रिपरेशन शुरू कर दी, एक बार आपने ढंग से तैयारी करना शुरू कर दिया, तो सब कुछ पहले जैसा भी नहीं रह जाएगा। कुछ ना कुछ तो बदल जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं,
तो आपका टाइम टेबल ही बदल जाएगा। जिस तरीके से आप अपना दिन बिताते हैं, आज तक बिताते आए हैं, वो वैसा ही नहीं रह जाएगा। आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है, बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। आज पहला क्लास है, तो बेसिकली आज हमको यही समझना है कि वो क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। कुछ नहीं बदलता है तो ये भी एक टेंशन की बात है। अगर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो ये भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या वेलकम चेंज है, क्या क्या चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो चेंजेस हैं उन्हें हमें कैसे अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? सिंस टुडे इज द फर्स्ट क्लास, सो आई एम नॉट गोइंग टू बम्बार्ड यू, ठीक है, विद द फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटी। पॉलिटी तो हमें पढ़ना ही है, इधर वे वी विल डिस्कस इट एट लेंथ इन डिटेल, ठीक है। लेकिन आज चूंकि पहली क्लास है तो टुडे आई विल डिस्कस विथ यू some deeper aspect of the preparation. I will bring in picture some deeper aspect of the preparation which will help you in preparing for polity in particular, but all the sections of GS in general. ठीक है? It will help you, it will guide you in your entire preparation journey. जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक ये चीजें आपको गाइड करती रहेंगी, ठीक है। दीज थिंग्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड। बहुत से स्टूडेंट इन्हीं रास्तों पर चल के सफलता पा चुके हैं, इन्होंने सबको हेल्प किया है, होपफुली ये आपको भी हेल्प करेंगे। आई बात समझ में? और वैसे भी दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू डिस्कस दोज थिंग्स, क्योंकि आज ही आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये मैंने आपको अभी नहीं बताया और थोड़ा पढ़ा लेने के बाद ये चीजें बीच में डिस्कस की तो आप कहेंगे कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है। मतलब एक बार गलत करवा के सही करवाने का क्या मतलब है, ये तो आपको पहले बताना चाहिए था। तो क्यों ना शुरू से ही राइट डायरेक्शन में चला जाए। और देखिए, वैसे भी आप कॉलेज में नहीं बैठे हैं, आप कोचिंग में बैठे हैं, ठीक है। कॉलेज और कोचिंग, इनमें क्या अंतर होता है? देखो, कॉलेज में होते हैं टीचर, ठीक है, और कोचिंग में कौन होता है? कोचिंग में मेरा ऐसा मानना है, आई पर्सनली बिलीव, कोचिंग में होते हैं कोच, ठीक है। होने चाहिए। बहुत से लोग अगर ये मानते कि सिर्फ टीचर हैं तो वो अपने प्रोफेशन के साथ भी और आपके साथ भी इनजस्टिस कर रहे हैं। आई बात, आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी है? सबने देखी है, ठीक है। नहीं देखी है तो टेंशन नहीं लेना है। अब ये नहीं कि नहीं देखी अब तो मैं आईएएस नहीं बन पाऊंगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं भी देखी है तो उसमें एक डायलॉग बहुत फेमस है और केजरीवाल ने उस समय डायलॉग को और भी ज्यादा फेमस बना दिया था अपने हर पब्लिक मीटिंग में इसे बोल बोल के। उसमें जैसे ही वो पर्दे पे आता है, पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने आता है, तो वो पहला सवाल उससे यही पूछता है कि आप डाकू कैसे बने, और ये सुनते ही वो नाराज हो जाता है। वो कहता है, अरे बंद करो इंटरव्यू, तुम पूरे पत्रकार बन गए कि अभी ट्रेनिंग पे हो, ठीक है, तुम्हें तो यही नहीं पता पूछना क्या चाहिए। वो डर जाता है कि भाई क्या मैंने गलत पूछ दिया। तो फिर वो उसे समझाता है कि देखो, टीचर का क्या काम होता है? टू टीच, आपको पढ़ाना, ठीक है, आपको ज्ञान देना। कोच का भी काम होता है आपको पढ़ाना, आपको ज्ञान देना, ठीक है, टू टीच। लेकिन इसका एक और काम होता है, टू गाइड, ठीक है, टू गिव यू कोचिंग। क्योंकि देखो, इनको आपको पढ़ाना है, उसके बाद आपका एग्जाम निकले ना निकले, ठीक है, पास हो फेल हो, इससे उन्हें ज्यादा मतलब नहीं होता है। आप भी इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल के आ रहे हैं,
लेकिन यहां पे अगर मैं आपको कुछ पढ़ाऊं और वो आपको आपके सिलेक्शन में हेल्प नहीं कर पा रही है, तो उस पढ़ाने का कोई ज्यादा वर्थ नहीं रह जाएगा। आज ये बात समझ में, ठीक है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी केवल यहां पे खत्म नहीं होती है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि जो भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, वट एवर नॉलेज आई एम गिविंग यू और इंपॉर्टिंग टू यू, ठीक है, यू मस्ट बी एबल टू यूज दैट नॉलेज, ठीक है, इन क्रैकिंग द एग्जाम। आज ये बात समझ में। तो मेरी कोशिश आज यही होगी कि आपको वो दिशा दे दे कि आप इसके बाद हम जो कुछ भी डिस्कस करें उसका आप सही तरीके से यूज कर पाए, ठीक है। तो ये है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि इट इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, नॉट वन ऑफ द टफेस्ट। मैंने वन ऑफ द टफेस्ट नहीं बोला, वन ऑफ द टफेस्ट बोल देना तो फिर इसकी तौहीन हो जाएगी, ठीक है। इट इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। अब इसमें जो है, इफ यू नो, आई होप यू ऑल नो, 3 स्टेप का एग्जाम होता है, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ये 3 एग्जाम, ये 3 स्टेप ऐसे स्टेप्स हैं जो यूपीएससी कहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी दीज आर 3 स्टेप्स, ठीक है, टू क्लियर दिस एग्जाम। ये 3 स्टेप तो यूपीएससी बताती है कि ये 3 स्टेप क्लियर कर लो, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो आपका सिलेक्शन हो गया, आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ गया, ठीक है। कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं, जो इनके बीच में छुपे हुए होते हैं, जो यूपीएससी नहीं बताती है, लेकिन वो होते हैं। वो मैं आपको बताता हूं। वो स्टेप्स क्या हैं? वो स्टेप्स हैं फ्रस्ट्रेशन, ओके, एंजाइटी, टेंशन, होते हैं कि नहीं? फोमो, फोमो समझते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं सबसे अलग हो गया हूं, एलिनेटेड हो गया हूं, ओके। और कोई स्टेप आपको याद आ रहा है? ये ऐसे स्टेप्स हैं जो बीच बीच में आएंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपका हो गया जेलसी, ये भी होता है, ठीक है। और कभी कभी ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां भी आना जाना लगा रहता है, ठीक है। इस जोन में भी आप जाते हैं फिर बाहर निकलते हैं, ये लगा रहता है। भाई क्यों मैं कह रहा हूं कि ये सारे स्टेप्स भी इसके बीच बीच में आते हैं। अब फ्रस्ट्रेशन, भाई आप बार बार प्रीलिम्स में ही अटक जा रहे हैं, 1 बार अटके, 2 बार अटके, ठीक है, 3 बार अटके, अल्टीमेटली आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, क्या यार क्या मुसीबत है, ठीक है, यहीं पे मैं अटक जा रहा हूं, क्लियर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। यही चीज मेंस में भी हो सकती है। 1 बार मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 बार क्वालिफाई नहीं हुआ, आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए। अगर इंटरव्यू में यही चीज होती है, और होती है कभी कभी, ठीक है, कि 2 बार लगातार इंटरव्यू, 3 कंसेक्यूटिव इंटरव्यू दिए और क्लियर नहीं हो पाया, तो वहां पे तो ये एकदम अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाता है कि मतलब ठीक है, बाउंड्री के उस पार एक अलग दुनिया थी, मैं बाउंड्री पे चढ़ गया था, मैंने उधर देख भी लिया था झांक के कि हाँ वो दुनिया कैसी है, बस जंप ही करने जा रहा था, तब तक पैर फिसल गया, इधर गिर गया, ठीक है। तो ये तो स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। तो ये होगा, ठीक है। देखो आपको टेंशन नहीं लेना है इन चीजों का। दीज फीलिंग्स, और यू कैन से दीज मेंटल कंडीशन और दिस साइकोलॉजिकल कंडीशन आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रिपरेशन। इट इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, ठीक है। एंजाइटी, कल एग्जाम आपका है, ठीक है, प्री हो या मेंस हो,
और अचानक आपको लग रहा है कि आपको कुछ याद ही नहीं है, पूरा ब्लैंक हो गया। होता क्या है कि जब आप कोचिंग में बैठे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मैं आया, मैंने पॉलिटी पढ़ाई, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया, आपका दिमाग केवल पॉलिटी में लगा हुआ है। अगले दिन ज्योग्राफी की क्लास हुई, अगले दिन इकोनॉमिक की क्लास हुई, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि सब कुछ अच्छे से आ रहा है। बट जब आप नेक्स्ट डे एग्जाम है और आपको सारी चीजें एक साथ अपने दिमाग में, तो आपको लगने लगता है कि सब कुछ खिचड़ी बन गया, ठीक है, सब कुछ मिक्स हो रहा है। या आपने कोई एक टॉपिक छोड़ दिया, आपका दोस्त आया और उसने आपसे पूछ दिया गांधी जी की बुआ का नाम पता है, ठीक है, और आप टेंशन में आ गए, यार इसे तो ये भी पता है, और वो कुछ ना कुछ बता भी देगा आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ बोल भी देगा, दया बहन, वो है कि नहीं आपको ये भी नहीं पता है, लेकिन आपने मान लिया। वो आएगा कि नहीं आएगा आपको ये भी नहीं पता, ठीक है, वो आएगा भी नहीं, वो पूछने वाले भी नहीं है इसको, लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार मुझे ये नहीं पता, ये नहीं पता, ठीक है। अब ये चीजें क्या होती हैं, अब ये आपको एंजाइटी क्रिएट करेगी, यार कल एग्जाम है, इतनी चीजें छूटी हुई हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी मच नॉर्मल, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। टेंशन, उसी से निकलता है टेंशन, ठीक है। फोमो, फियर ऑफ, ये इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है सोशल मीडिया, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, आजकल की यंग जनरेशन की लैंग्वेज में, भाई आपने ये रास्ता चुन लिया, आप तैयारी करने आ गए, ठीक है। हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त वगैरह उन्होंने बीटेक वगैरह करके या कोई प्रोफेशनल डिग्री लेके, एमबीए करके, कुछ और करके वो जॉब में आ गए। अब वो भी फेसबुक पे है, वो भी इंस्टाग्राम पे है या व्हाट्सएप पे, अब वो अपना स्टेटस लगा रहे हैं, उन्होंने कोई नई मोबाइल खरीदी, आईफोन का नया वाला वर्जन खरीदा, उसे लगा दिया, कुछ भी, और आप अभी भी अपनी किताब से जूझ रहे हैं। आपको लगेगा कि यार सारे लोग देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, मैं कहां फंसा हुआ हूं, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आपको फील हो रहा है, आप मतलब सबके साथ नहीं चल पा रहे हैं, ठीक है। ये फीलिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, ये भी होता है। जेलसी, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। आप और आपके दोस्त ने, दोनों ने साथ में तैयारी शुरू की, ठीक है, और किसी स्टेप पे, किसी अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में उनका हो गया, ठीक है, आप रह गए। आपके पास भी अटेम्प्ट है, ठीक है, अल्टीमेटली आपका भी हो जाएगा, बट उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी यार, और हो सकता है आपको फिर पुरानी बातें भी याद है कि इस टेस्ट में इससे ज्यादा स्कोर मेरा था, इससे अच्छी राइटिंग स्किल मेरी थी, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। आपने 3 इडियट देखी है ना, उसमें क्या डायलॉग है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त टॉप कर जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत नॉर्मल है, और इनमें से कोई भी फीलिंग अगर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ठीक है, यानी उसका रेशियो बढ़ जाता है, तो यहां भी इस जोन में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और ये भी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, लोग जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं और सिलेक्शन भी लेते हैं। तो ये चीजें, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रिपरेशन, ठीक है। अगर ऐसा होता भी है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। आज ये बात समझ में, लोग कहते हैं टेंशन नहीं होना चाहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अरे क्यों नहीं लेनी चाहिए भाई? अगर आप कुछ भी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, आप समझो इस बात को, इफ यू डोंट हैव एनी टेंशन, इट सिंपली मीन्स दैट you are not doing anything important in your life. If you don't have any tension in your life, it simply means you are not doing anything important in your life. And that's why you don't have any tension in your life. ठीक है? कुछ ही चीजें ऐसी हैं जिसमें टेंशन नहीं होता है, खाने में नहीं होता है, सोने में नहीं होता है, ठीक है? अदरवाइज आप कुछ भी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, कुछ भी हाई प्रोफाइल कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी कुछ चिंताएं आपको रहेंगी। भाई जैसे मान लो, आप देखो, टेंशन लेना यह समस्या नहीं है, आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, यह डिसाइड करता है कि सोसाइटी में आपकी पोजीशन क्या है। जैसे अभी आज की डेट में आपको अपने कैरियर की टेंशन है, ठीक है, अपनी पहचान बनाना है, खुद को सिक्योर करना है, कैरियर बनाना है, विच इज वेरी नॉर्मल, ठीक है, इस स्टेज में नॉर्मल है। कल को आपका सिलेक्शन हो गया, आप सेटल्ड हो गए, तो उसके बाद आप अपने फैमिली की टेंशन लेंगे, ठीक है, आपका कद थोड़ा बड़ा,
आपका स्टेटस थोड़ा बढ़ गया तो आप अपने से बाहर लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, फैमिली के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में। आपका कद थोड़ा और बढ़ा, आप थोड़े और सफल हुए, ठीक है, तो आप सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपनी कॉलोनी के बारे में, शहर के बारे में, ठीक है। मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इसमें सफलता मिलेगी। आप प्रमोट होकर चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो आप पूरे स्टेट की टेंशन लेंगे, ठीक है, पूरे प्रदेश की। आप किसी डिपार्टमेंट में आप सेक्रेटरी बन जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस सेक्रेटरी, तो आप पूरे देश की टेंशन लेंगे। आप पॉलिसी बना रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं, मान लो आप यूथ के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि इंडिया के यूथ पे इसका क्या असर होगा, ठीक है। आप यूएन में डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में आपको भेज दिया जाता है, मान लो यूएनईपी में भेज दिया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो आप पूरी दुनिया के बारे में उस समय सोच रहे हैं। जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं उनका टेंशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, डिसआर्मामेंट, होता है कि नहीं। तो ऐसा ये तो हमेशा रहेगा। आप किस बात का तनाव ले रहे हैं, किस बात की टेंशन ले रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि सोसाइटी में आपकी पोजीशन क्या है। किसी बात का टेंशन नहीं है तो मतलब आपकी कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है। आज ये बात समझ में। सो दिस इज वेरी नॉर्मल। और प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इज अ हाई प्रोफाइल वर्क इन इटसेल्फ। भाई आप एक टफेस्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप में एक हाई प्रोफाइल काम है, तो ये रहेगा। लोग कहते हैं टेंशन नहीं लेनी है, उन्होंने कभी प्रिपरेशन की नहीं होती है, मैंने की है तो मैं जानता हूं, ठीक है। इनका डिग्री अलग अलग हो सकता है, सबके लिए सिमिलर होगा ऐसा नहीं है, वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। आपकी होम कंडीशन क्या है, आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, वो सबके लिए अलग अलग है, बट कम या ज्यादा ये सबके साथ रहता है। तो अगर हो रहा है आपके साथ तो आपको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कई लोग इसी बात की टेंशन ले लेते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, कुछ नहीं, ये सबके साथ हो रहा होगा, उसी समय पे बहुत लोगों के साथ ये हो रहा होगा। यू हैव टू गेट सक्सेस इन स्पाइट ऑफ दीज फीलिंग्स। इनको हरा के आपको सक्सेस लेना है, ऐसा नहीं कि जब ये नहीं रहेगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा आंकड़ों की बात कर लेते हैं, कुछ डाटा वगैरह की बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये एग्जाम जो है या ये प्रिपरेशन अपने साथ इतना बैगेज लेके क्यों आता है। कुछ आंकड़ों की बात करते हैं, डाटा वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। देखो हर साल यूपीएससी का फॉर्म निकलता है और एक एवरेज लिया जाए, पिछले 10 साल का अगर हम एवरेज लें तो ऑन एन एवरेज हर साल 1000 से ज्यादा सीट्स आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो एवरी ईयर यू विल गेट मोर देन 1000 सीट्स। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज मोर देन 1000, ठीक है। 1000 से ज्यादा सीट्स आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, आप ये मान के चलिए। पिछले 10 साल का एवरेज यही कहता है और आने वाले 10 साल की भी मैं गारंटी लेता हूं। गवर्नमेंट ऑलमोस्ट ये डिक्लेयर कर चुकी है, आप एक बहुत अच्छे समय में प्रिपरेशन करने आए हैं। एक समय था जब 400-450 सीट्स ही आया करती थी, अगर 500 प्लस किसी साल हो जाए तो माना जाता था कि वैकेंसी इस बार बहुत अच्छी आई है यूपीएससी में। आप उस समय के कंपटीशन को इमेजिन करो। आज की डेट में तो 1000 तो मैंने लिखा है, नहीं तो नॉर्मली ये ज्यादा ही रहता है, 1100, 1200, और ये ऐसा माना जा रहा है ये 1500 प्लस या 2000 तक भी टच कर सकता है इस डिकेड में, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोल चुकी है कि आने वाले समय में यूपीएससी की वैकेंसीज ज्यादा ही आती रहेंगी, ठीक है। तो लेकिन हम एक आंकड़ा लेके चलते हैं फिलहाल के हिसाब से, जो अभी का फिगर है उसे लेते हैं, एक राउंड फिगर ले लेते हैं 1000, ठीक है। अब ये जो 1000 की वैकेंसी है इसके लिए एप्लीकेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने होते हैं, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स, मोर देन 10 lakhs फॉर दिस 1000 सीट। ये 10 लाख भी मैंने राउंड फिगर की वजह से ले लिया है,
अदरवाइज ये 11 लाख, 12 लाख या 12 लाख प्लस, 12 लाख प्लस ये इतना रहता है। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा एप्लीकेंट हर साल मतलब फॉर्म फिल कर रहे हैं। ये इंडिया में हाईएस्ट सीट टू एप्लीकेंट रेशियो वाला एग्जाम है आफ्टर एनडीए। एनडीए सबसे ज्यादा है, ठीक है, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम नहीं होता एनडीए का 12th के बाद, उसमें लगभग 6 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। और ये हाईएस्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें 400 to 450 सीट्स यूपीएससी निकालते हैं। ये भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो 400-450 सीट्स ही आती हैं। चूंकि नंबर ऑफ सीट कम है इसलिए ये रेशियो इस समय एनडीए की तरफ चला गया है। अदरवाइज ये कुछ सालों से ऐसा हुआ है, अदरवाइज हमेशा से इंडिया में हाईएस्ट सीट टू एप्लीकेंट रेशियो वाला एग्जाम यूपीएससी सीएससी ही रहा है। ठीक है, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ही रहा है, पर सीट मैक्सिमम एप्लीकेंट। अब ये इसलिए सिर्फ टफ नहीं है क्योंकि पर सीट इसमें मैक्सिमम एप्लीकेंट है। ये एग्जाम केवल इसलिए भी टफ नहीं है क्योंकि पर सीट्स इसमें एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। देखो और भी जो इंडिया के प्रेस्टिजियस एग्जाम्स हैं आप समझो, जैसे आईआईटी, नीट, एनी अदर एग्जाम, आईआईएम्स, ठीक है, जो कैट का एग्जाम होता है, या फिर आपका एसएससी सीजीएल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनमें सीट टू एप्लीकेंट रेशियो बहुत कम है, इनमें भी बहुत कम नहीं है। जैसे मान लो आईआईटी, यहां पे 15-16 लाख बच्चे अपेयर होते हैं, ठीक है, 15 to 16 लाख, 15 लाख से ज्यादा ही होता है। बट यहां पे क्या है कि सीट्स भी ज्यादा है, 15-16,000 है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नीट में भी लगभग यही बात है, यहां भी 10 लाख प्लस है। आईआईएम में कम है, यहां पे 1.5-2 लाख बच्चे ही एग्जाम देते हैं। उसका रीजन है क्योंकि इनका मैथ्स और इंग्लिश वो उसका लेवल ऐसा है कि अगर वो दोनों चीजें वो आपका वो स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स और इंग्लिश वाला एरिया, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पे सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी दे सकता है। आप बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कोई भी दे सकता है, आईआईटीएंस भी देते हैं। लेकिन मैथ्स और इंग्लिश आपका उस लेवल का होना चाहिए, अदरवाइज आपको फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां 2 लाख ऐसे होते हैं और यहां पे तो 30-30 लाख से ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म भर देते हैं एसएससी सीजीएल में। यहां तो मिलियंस में 3 मिलियन 4 मिलियन तक यहां पे एप्लीकेंट होते हैं। बट यहां पे भी वही बात है, वैकेंसीज भी उसी तरीके से आती हैं, 16,000 17,000 वैकेंसीज आती हैं। तो सीट टू एप्लीकेंट रेशियो के मामले में ये जो है, ये आप मान के चलो कि ये नंबर 1 है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ इसलिए टफ नहीं है क्योंकि इनमें भी सीट टू एप्लीकेंट रेशियो वो भी कोई बहुत रिलैक्सिंग नहीं है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, दिस एग्जाम स्टैंड्स एट एंटायरली डिफरेंट लेवल, ठीक है। इसका लेवल ही बिल्कुल अलग है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो आईआईटी कौन दे रहा है, 12th पास बच्चा जिसका पीसीएम है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यहां पे 12th जिसका पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। आईआईएम मैंने आपको बता ही दिया कि दे तो कोई सकता है, बट वहां पे क्राइटेरिया है जो कि एक ओपन सेक्रेट है, सबको पता है। एसएससी सीजीएल भी यहां पे भी जो है ग्रेजुएशन चाहिए सिंपली, ठीक है, और यहां पे भी सारी चीजें, मैथ्स होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, जीएस भी आपको आना चाहिए। इसे इनफैक्ट कहा ही जाता है मिनी आईएएस, ठीक है। तो ये है। अब यहां पे इसका लेवल अलग है, क्यों अलग है आप समझो। यहां पे आपको आईआईटीएंस भी मिलेंगे जो ऑलरेडी आईआईटी क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। वहां पे भी हो सकता है वो रैंक होल्डर रहे हों, आप हर साल का रिजल्ट देखते तो आपको दिख जाता होगा कि ये आईआईटी में भी टॉपर थे, यहां पे भी टॉपर हैं। यहां पे आपको कुछ बच्चे नीट के भी मिलेंगे, एम्स वगैरह के 1-2 कैंडिडेट तो हर साल यूपीएससी अब निकालने ही लगे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे आपको आईआईएम के भी मिलेंगे, ठीक है। आप में से है कोई आईआईटी नीट वगैरह, ठीक है। और इसके तो लगभग सारे ही बच्चे आपको मिल जाएंगे जो भी एसएससी क्वालिफाई करते हैं। चूंकि इसका रीजन भी है भाई, ये जिस भी डिपार्टमेंट पे जाते हैं इन्हें इमीडिएट किसी न किसी आईएएस ऑफिसर के अंडर में ही काम करना होता है।
तो ये उस चीज को बहुत नजदीक से देख रहे होते हैं, वो ग्लैमर, वो सारी चीजें, तो ये तो आपको मिलेंगे ही। ठीक है, अब आप देखो ये जो सारे बच्चे हैं ये आपको यहां पे मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे आईआईटीएन यूपीएससी देते ही हैं भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी फील्ड में भी जाते हैं, वहां भी अच्छा पैकेज है, वो भी अपने सारे नीट के बच्चे यूपीएससी दें ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, ये तो ऐसा, बट कुछ तो देते ही है। ठीक है, और ऑलरेडी जो इसे टारगेट कर रहे हैं वो तो है ही। अब अगर आपको लग रहा हो कि ये काफी टफ होता जा रहा है तो थोड़ा आपको रिलैक्स कर देते हैं, कर दिया जाए थोड़ा रिलैक्स। आउट ऑफ दीज 10 lakhs, ये जो 10 लाख बच्चे हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, आउट ऑफ दीज 10 lakhs ओनली 5 lakhs अपीयर्ड इन द एग्जाम। ठीक है, 5 लाख बच्चे एग्जाम ही नहीं देते हैं। कुछ ने फॉर्म इसलिए भर दिया कि अपने गांव पे बता दी कि मैंने आईएएस का फॉर्म भरा है। ठीक है, शादी वादी थोड़ी अच्छी हो जाए। अब कुछ फॉर्म भरते हैं, एस्पिरेंट भी होते हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन अब कल एग्जाम है तो अचानक आज रात को उनको ब्रह्म ज्ञान होता है कि मेरी तो तैयारी ही अच्छी नहीं है। ठीक है, अब वो देखते हैं कि अभी तो अटेम्प्ट बचे हैं, एज वाइज अभी अटेम्प्ट है, तो वो छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके किसी न किसी वजह से, चूंकि अटेम्प्ट का चक्कर होता है, अटेम्प्ट काउंट्स हो रहे हैं, तो 5 लाख बच्चे ही आपको मिलेंगे एग्जाम में अपीयर होने वाले। लगभग 50% का रेशियो होता है। ये मैं राउंड फिगर में ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतना राउंड फिगर में होता है, बट आपको समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसे थोड़ा सा आपके लिए और रिलैक्स कर देते हैं। आउट ऑफ दिस 5 lakhs, आउट ऑफ दिस 5 lakhs स्टूडेंट, only 50,000 students are serious candidates. Only 50,000 students are serious candidate. जो एक्चुअल कंपटीशन है वो केवल इन 50,000 बच्चों में ही हो रहा होता है। बाकी ये जो 4.5 लाख बच्चे हैं ये एग्जामिनेशन हॉल में शोभा बढ़ाने गए होते हैं कि मतलब हाँ एग्जाम हो रहा तो थोड़ा माहौल बने, थोड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम वाली फील आनी चाहिए। तो ये बच्चे केवल इसलिए होते हैं। एक्चुअल जो कंपटीशन हो रहा होता है वो केवल इन 50,000 बच्चों के बीच में ही हो रहा होता है, बाकी तो बस यूं ही होते हैं। ठीक है, जैसे अब तो ऐसे गाने कम बनते हैं अभी भी, जैसे नहीं पहले हिंदी फिल्मों ये फिल्मी गाने बनते थे जिसमें हीरो या हीरोइन डांस कर रहे हैं, नायक या नायिका, तो पीछे से अब हीरोइन कोई लाइन बोल रही है तो पीछे से 100 लड़कियां और वही बोल रही हैं। तो बस वो इसीलिए है ताकि स्क्रीन थोड़ी भरी भरी लगे, बाकी वो रहे ना रहे फिल्म की कहानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे भी ये 4.5 लाख बच्चे, उनके साथ लगभग यही बात है। सपोर्टिंग रोल क्या, बस वो माहौल बना रहे हैं ताकि आपको फील आए कि हाँ एग्जाम हो रहा है, आईएएस का एग्जाम हो रहा है। बाकी हर साल एक्चुअल कंपटीशन इन 50,000 बच्चों में ही हो रहा होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब ये तो, और अभी भी ये डाटा कंप्लीट नहीं है, अभी भी ये डाटा कंप्लीट नहीं है। अब ये तो केवल पहले स्टेप की बात मैंने की, प्रीलिम्स की। आउट ऑफ अब 50,000 ही बच्चों को टारगेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इतने ही बच्चों में ही कंपटीशन हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, अगर सीट 1000 है, मतलब हम अपना रेफरेंस पॉइंट 1000 को लेके चल रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स को, तो कितने बच्चों को मेंस मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई कराया जाएगा? जो रेशियो होता है पर सीट वो होता है 10:12। यानी अगर 1000 सीट्स है तो 10,000 से 12,000 बच्चे ही मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दिस 50,000 स्टूडेंट 10 से 12,000 बच्चे ही मेंस लिख रहे होते हैं, और उनमें से इंटरव्यू के लिए यानी फाइनल स्टेप के लिए एक सीट पे नॉर्मली 2 या 3 मतलब 1:3 का रेशियो होता है। जैसे अगर 1000 सीट्स है तो 3000 बच्चे आपको इंटरव्यू देते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रेशियो होता है, और अंत में हर 3 में से किसी एक का नाम फाइनल लिस्ट में आना होता है। ठीक है, तो ये जो है ये सिनेरियो है यूपीएससी सीएससी का। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि
हमारी तो ये बिगनिंग है, ठीक है, आपकी ये पहली क्लास है, आप अभी शुरू कर रहे हैं। ऐसे में आपका टारगेट क्या होना चाहिए? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, किस चीज पे आपको फोकस करना है? अभी के लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अभी के लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए पहले स्टेप पे? देखो, अभी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अभी इसकी बातें नहीं करते हैं। अभी के लिए आपका टारगेट होना चाहिए, सिंस यू ऑल आर बिगिनर, ठीक है, अभी के लिए आपका टारगेट होना चाहिए इन 50,000 बच्चों में अपनी जगह बनाना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप में से कोई भी इन 50,000 में भी नहीं है, ठीक है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ईमानदारी से खुद से पूछ के देखो, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ना कि कुछ आईआईटीएंस भी एग्जाम देते हैं, कुछ नीट क्वालिफाइड बच्चे भी एग्जाम्स देते हैं, टॉपर्स भी उनके देते हैं, आईआईएम के भी बच्चे आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के, डीयू, जेएनयू या साउथ की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर का लॉ कॉलेज, इनके भी कुछ गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह, वो भी इसकी प्रिपरेशन, और वो सारे कहां पे आ रहे हैं? इस 50,000 में आ रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की भी होती है जो इतने लकी तो नहीं थे कि वो इन कॉलेज कैंपस से निकल पाते, ठीक है, जो आईआईटीएंस नहीं है, ठीक है, वो मेडिकल साइंस की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो इतने लकी नहीं थे, या किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी वो नहीं है, ठीक है। जैसे भाई इंडिया में एक से बढ़ के एक यूनिवर्सिटीज हैं, बिहार में आप चले जाइए, यूपी में चले जाइए, ईस्टर्न यूपी वगैरह में ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में करा रहे हैं, न एग्जाम का पता है न कुछ। इनमें आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन अपनी डेडिकेशन के दम पे, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस, अपने डेडिकेशन, अपने परिश्रम के दम पे वो इन 50,000 बच्चों में जाके बैठ गए, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या ऐसे ही बच्चों की है। तो अभी के लिए, चाहे इसीलिए मैंने कहा कि आप शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप पुराना सारा बैगेज अपने सर से उतार के फेंक दीजिए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आपका चाहे जो भी बैकग्राउंड हो, मुझे नहीं पता, ठीक है, जो भी बैकग्राउंड हो, आप वो सारा बैगेज अपने सर से निकालिए, और आपका पहला टारगेट होना चाहिए इन 50,000 पे अपने आपको शामिल करना। आ रही है बात समझ में? अब सोचने वाली बात यह है कि ये होगा कैसे भाई? ये चीज ये होगा कैसे? इसके लिए कोई तो रोड मैप होना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से किया जाए? देखो, जब आपकी जर्नी लंबी हो, और देखो टाइम की बात तो मैंने की ही नहीं, ये तो सारे स्टेप्स की बात है। ये सब करने में समय कितना लगता है भाई? ये प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इज अ जर्नी, एंड इट इज अ क्वाइट लॉन्ग जर्नी, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा भाई? जैसे मान लो मैं मान के चल रहा हूं ये 2024 है, तो आप सब 2025 को टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है। यू ऑल आर टारगेटिंग 2025। आप जो भी कर रहे हो वो आपके ऊपर है, लेकिन जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपको समझाने के लिए 2025 को मान लो आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से 25 में जो यूपीएससी ने डेट दिया है, इस मामले में एग्जाम बहुत अच्छा है, क्योंकि इनकी सारी चीजें पहले से डिक्लेयर्ड होती हैं। मतलब कब ये एग्जाम लेंगे, कब प्रीलिम्स लेंगे, कब मेंस लेंगे, वो 1 साल पहले से बता देते हैं। नहीं तो स्टेट पीसीएस में तो आपको भी पता ही है कि किस तरीके से काम हो रहा है। पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद कोर्ट केस होता है, फिर उसका फैसला आता है, फिर मेंस होता है, फिर कोर्ट केस होता है। तो इस तरीके से चल के तो फिर फाइनल सिलेक्शन। तो इस मामले में, कुछ मामलों में एग्जाम बहुत अच्छा भी है, ठीक है। जैसे ये, यहां पे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो टारगेट दे दिया गया है वो बिल्कुल क्लियर है कि इस डेट को ये होगा, ऐसे होगा।
अब मान लो कि 2025 को आप टारगेट कर रहे हैं, तो लगभग आज से 1 साल बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, यू विल अपेयर इन दी प्रीलिम्स। 1 साल के बाद आप प्रीलिम्स में अपेयर होंगे, और समवेयर इन अगस्त 2025, ठीक है, यू विल गेट मेंस। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको मेंस लिखने को मिलेगा, ठीक है, और दिसंबर वगैरह में जाके उसका रिजल्ट आएगा। उसके कुछ हफ्ते बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मतलब, और 2 से 3 महीने इंटरव्यू चलता है नॉर्मली। तो करते कराते फाइनली अप्रैल लास्ट में या मई फर्स्ट वीक में 2026 में, सॉरी 2027 में, ठीक है, 26 में, सॉरी 2026 में आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा। आ रही है बात समझ में? 2026 में, अभी क्या चल रहा है? 2024। ये और 2026 के अप्रैल मई में जाके आपको फाइनल लिस्ट में आपका नाम वहां पे मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए फाइनल लिस्ट में आप लोगों का नाम आ गया, उसके बाद तो पार्टी ऑल नाइट, ठीक है, रात में और दिन में, कभी इस कोचिंग में कभी उस कोचिंग में, ऑफ कोर्स पैसे ले लेकर, ठीक है। आप सेमिनार अटेंड कर रहे होंगे कि अगर ये वाली कोचिंग नहीं रही होती और ये वाले सब नहीं रहे होते तो किसी भी हालत में मेरा सिलेक्शन तो पॉसिबल था ही नहीं, जैसा कि आप मोस्टली टॉपर्स का इंटरव्यू वगैरह उनका देखते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कभी इस कोचिंग में कभी उस कोचिंग में, एक ही टॉपर लगभग हर कोचिंग में जाके यही बातें बोल देता है, डिपेंड ऑन द गिफ्ट ही रिसीव्ड इन कैश और काइंड, ठीक है। और तो ये सब करते कराते 1-2 महीना बीत जाएगा, उसके बाद आप शॉपिंग वॉपिंग करेंगे एंड समवेयर इन अगस्त यू विल पैक योर बैग फॉर दी मसूरी, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट रोजी पिक्चर ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी। आपके साथ जो बेस्ट हो सकता है वो ये हो सकता है, जो बेस्ट है आपके साथ जो हो सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल है, और उसमें भी अभी 2 साल लगेंगे, ठीक है। तो जो बेस्ट हो सकता है वो ये है जिसके लिए मिनिमम 2 साल। तो ये एक तरीके का इसमें हिडन मैसेज भी है कि अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 साल पहले अटेम्प्ट के लिए तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या ये कहानी सबके साथ है? इज इट अप्लाइड ऑन एवरी एस्पिरेंट? नो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट, कैंडिडेट टू कैंडिडेट, ठीक है। तो ये जो बेस्ट हो सकता है वो ये है। उसके बाद हर अटेम्प्ट के लिए आप 1 ईयर ऐड करते जाइए, और कहीं बीच में आपके पास एज है और आपको लगा कि प्रिपरेशन करने के लिए, मैं बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं कि मैं गैप कर देता हूं, तो फिर वो उतना 1 साल का और बढ़ जाएगा। तो आफ्टर दैट फॉर एवरी अटेम्प्ट, ठीक है, यू विल हैव टू ऐड 1 मोर ईयर इन इट। अब आपको सिलेक्शन कब लेना है, 2 साल में ही ले लेना है या 3 साल में ले लेना है, ये बहुत कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि एक कोचिंग होती है, एक लेक्चर हॉल में 1000 बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सबकी कहानी अलग होती है। सेम टीचर होता है, सेम सिलेबस होता है, सेम बुक्स होती हैं, बट रिजल्ट वेरी करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो ये है। अब अभी के लिए हमको ये समझना है कि ये जो पीरियड है इसे किस तरीके से, इस तरीके से काम किया जाए कि आप ये जो पहले वाला जो स्लैब है उसको हिट कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होता है, बच्चे तो करते ही हैं, ठीक है। तो ये होगा कैसे, बेसिकली हमको ये समझना है, ठीक है। अब देखो, अगर बहुत लंबी जर्नी हो, ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए
जैसे मान लो 100 किलोमीटर दूर आपको जाना है, तो आप ये मत सोचो कि 100 किलोमीटर बाद क्या आएगा, आप पहले स्टेप के बारे में सोचो, उसको किलोमीटर में डिवाइड करो। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे भी जो ये पूरा यूपीएससी का प्रिपरेशन है, इसे मैं 4 स्टेप में डिवाइड करता हूं। ठीक है, इसे मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, इफ यू आस्क मी, द होल यूपीएससी प्रिपरेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। ये केवल 4 कदम की कहानी है। ठीक है, वो स्टेप्स क्या क्या है, आपको क्या क्या ध्यान में रखना होता है। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, व्हाट टू रीड, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मतलब क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। लेकिन सिर्फ ये जान जाने से काम नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे सिंपल स्टेप है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। हाउ टू रीड। एक बार ये पता चल गया कि हाँ इन चीजों को पढ़ना है, उन्हें पढ़ना कैसे है। ठीक है, हाउ टू रीड। अब देखो, सिर्फ इतने से भी ये भी सफिशिएंट नहीं है। ये भी जान जाना कि इसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये जान जाना भी सफिशिएंट नहीं है। तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से लॉजिकली? थर्ड स्टेप है हाउ टू मेमोराइज व्हाट यू हैव रेड। जो पढ़ा है उसे याद कैसे रखना है। ठीक है, क्योंकि भाई ये आपको इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये कोई नॉवेल या कोई कहानी थोड़ी है बस इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ दिया। आफ्टर ऑल वो आपको याद होना चाहिए, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो बुक से निकल के आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेप होना चाहिए। ठीक है, और लॉजिकली फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए? हाउ टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब राइट। हाउ टू रिप्रोड्यूस और राइट। What you have memorized, जो याद भी हो चुका है उसे लिखें कैसे। ठीक है, जो याद हो चुका है उसे आंसर कॉपी पे कैसे लिखें, रिप्रोड्यूस कैसे करें। बिकॉज दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट राइटिंग। ठीक है, ये एग्जाम पूरी तरीके से राइटिंग का एग्जाम है। और ऐसा बहुत कॉमन देखा गया है, बहुत ही कॉमन इस प्रिपरेशन में आपको बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे जो जानते तो बहुत कुछ हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होती है, लेकिन वो जितना अच्छे तरीके से वो जान रहे होते हैं, चीजों को समझ रहे होते हैं, वो उतना सिस्टमेटिकली वो उसे कॉपी पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनके दिमाग में क्या है और क्या दिख रहा है उसमें गैप दिखता है। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो एग्जामिनर होता है, भाई जैसे आप मेंस लिख रहे हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो आपको नहीं जानता है, आपकी होम कंडीशन क्या है, कितना स्ट्रगल करके आपने पढ़ाई किया है, वो ये सारी कहानी भी नहीं जानता है। वो केवल आपकी कॉपी के माध्यम से आपको जानने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो उसे कुछ किसी चीज के बारे में नहीं पता है, आपके स्ट्रगल के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, आपके होम कंडीशंस के बारे में, आपका लेवल पहले क्या था, कितना आपने इंप्रूव किया, उसे इससे भी कोई मतलब नहीं है। वो बस ये देखना होता है कि एग्जैक्ट उस समय जो कॉपी है उसे कितना इवैल्यूएशन, उसे कितना मार्क्स दिया जा सकता है। ठीक है, तो
ये चौथा स्टेप है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, अगर इन चार में से किसी भी स्टेप पे आपसे कोई गलती हुई तो आपकी कहानी खत्म। ये जो पूरी तैयारी है, अगर उसे बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो बस वो ये चार स्टेप्स ही है। और हर स्टेप के साथ अगर आप जस्टिस कर दे रहे हैं तो जस्ट टेक माई वर्ड, यू विल गेट सक्सेस विथ फ्लाइंग कलर्स। अगर हर स्टेप के साथ आपने जस्टिस कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं रखा है, फिर हो जाएगा आपका, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी मेरा 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ये किस तरीके से करना है कि कहीं कोई आपसे कोई मेजर मिस्टेक ना होने पाए। ठीक है, अब देखो व्हाट टू रीड, इसके दो मतलब हैं। अगर व्हाट टू रीड की बात की जाए देखो, इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि क्या क्या पढ़ा जाए, मतलब हमें पढ़ना क्या है यूपीएससी के लिए। तो एक सीरियस एस्पिरेंट, कोई बेवकूफी ऐसा ये बात उसके दिमाग में आएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि यूपीएससी जो है वो सिलेबस आपको देती है। ठीक है, वो अच्छा खासा डिटेल्ड सिलेबस आपको देती है कि प्रीलिम्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, किस पेपर में क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा। बिल्कुल एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आपको डिफाइन करके देती है। पहला काम तो ये है कि ये जो सिलेबस है ये आप जहां भी पढ़ने बैठते हो, जिस भी टेबल पर बैठते हो या जो भी आपकी पढ़ने की जगह हो, ये बिल्कुल उसके सामने लगा होना चाहिए। ये सिलेबस तो बिल्कुल जैसे गायत्री मंत्र की तरह, या आप जो भी आप जिस भी चीज को मानते हो, बिल्कुल सुबह उठो और एक बार देख लो इसे इतनी बार देखो कि ये याद हो जाए। आप कहोगे कि सर क्या बात, ये क्या बात हुई, ये तो सिलेबस लिखा हुआ है, जब जरूरत होगी देख लेंगे। नहीं, उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको पिक करना आ जाता है तुरंत। आप कोई भी बुक देखेंगे, कुछ भी देखेंगे तो टॉपिक देखते ही आप उसे पिक कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ये तो बिल्कुल हैंडी होना चाहिए। ठीक है, ये सिलेबस तो आपको याद हो जाना चाहिए। जो मेजर क्वेश्चन है, जो इसका मतलब है, वो ये है कि वो सिलेबस के टॉपिक्स को किन जगहों से कवर किया जाए। ठीक है, वो हमारा मटेरियल सोर्स क्या होगा। ठीक है, बेसिकली ये हमें जानना है। अब देखो, आज की डेट में ये जो क्वेश्चन है व्हाट टू रीड, ये सबसे सिंपल है, क्योंकि आज एक समय में इसमें भी दिक्कत होती थी। आज के 8-10 साल पहले स्टूडेंट्स इसमें भी स्ट्रगल करते थे कि क्या पढ़ा जाए, कहां से पढ़ा जाए। तो किसी का सिलेक्शन हो गया तो वो जाके पूछते थे, टीचर्स से पूछते थे। अब आज यूट्यूब के जमाने में तो टॉपर्स खुद आके बताते हैं कि उन्होंने किस बुक से पढ़ाई की थी। तो इसमें गलती होने के चांसेस कम ही होते हैं। कुछ स्टूडेंट से हो गया गाइडेंस की कमी की वजह से या जो भी है, बट नॉर्मली इसमें गलतियां कम होती हैं। ये आपको पता चल जाएगा। मैं भी बताऊंगा भाई, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मैं अपने सेक्शन का मैं भी बताऊंगा कि कहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, किस बुक को आपको कंसीडर करना है, क्योंकि टॉपर्स बताते हैं बट वो अपने लेवल के हिसाब से आपको बताते हैं। उन्होंने जैसे पढ़ा तो वो मैं आपके माइंडसेट के हिसाब से आपको बताऊंगा। ठीक है, कि पहले किस चीज को कितना वेटेज देना है, उसके बाद किस सोर्स को रेफर करना है। इसको हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया है। तो ये तो आएगा ही, और हर सेक्शन के जो भी टीचर होंगे वो आपको आके अपने अपने सेक्शन का आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है। देखो, जो यूपीएससी का जो सिलेबस है, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। क्या खासियत है? चाहे आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हो, आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ठीक है, बीटेक हो, जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, इस सिलेबस में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो आपको पहले से आता होगा।
और किसी का चाहे कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि सब कुछ उसे आता हो। बहुत कुछ ऐसा होगा जो उसे पहली बार पढ़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो सबको आता होगा, चाहे वो बीकॉम करके आया हो, चाहे बीएससी करके आया हो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई टॉपिक तो उसे मिलेगा किसी ना किसी पेपर में जो उसने पहले से पढ़ रखा होगा, जो उसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लेकिन आपने चाहे कोई भी पढ़ाई की हो, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ उसमें से आता हो। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। आ रही है बात? एग्री और नॉट? ठीक है, जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। हां, यह बात सही है कि जो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसका नेचुरल इंक्लिनेशन जो है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड ह्यूमैनिटीज। मतलब जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, पॉलिटी, ये थोड़ा झुकाव इनकी तरफ है। बट ह्यूमैनिटीज में भी तो कितने ऐसे लोग हैं जो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं। भाई किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, ज्योग्राफी। तो नॉर्मली ऐसा बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा जो आपको पहली बार पढ़ रहे होंगे आप, जो आपको जानना है पहली बार। ठीक है, अब देखो, साइंटिफिकली ये माना जाता है, ये प्रूवन है ऑलमोस्ट, कि किसी चीज को अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक आपके लिए नया है और आप पहली बार उसे पढ़ रहे हैं, तो उसे अपना बनाने के लिए कम से कम 3 रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 रीडिंग होनी चाहिए। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, एक सामान्य, जो अब मैं रामानुजन या आइंस्टीन इस तरह का कोई हो तो मैं उसकी बात नहीं करता, क्योंकि किसी चीज को एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। आप ऐसी कहानियां पढ़ते होंगे कि इन्होंने पढ़ा, इन्होंने एक दिन में, वो नॉर्मली जो यूपीएससी का जो इतने दिन का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं एक जनरलाइज वो कह रहा हूं कि किसी भी टॉपिक को पूरी तरीके से अडेप्ट करने के लिए कम से कम 3 रीडिंग आपकी होनी चाहिए। लेकिन यहां जानने वाली बात क्या है, हर रीडिंग का अप्रोच अलग अलग होना चाहिए। तीनों रीडिंग आपको एक जैसा नहीं करना है। फर्स्ट रीडिंग का अप्रोच अलग होगा, सेकंड का अलग होगा, थर्ड का अलग होगा। ठीक है, देखो बेसिकली जो जानने वाली बात है वो यही है, हाउ टू रीड, किस तरीके से पढ़ना है। मैंने बताया ना, व्हाट टू रीड ये आज के समय में समस्या नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहां जो ज्यादा बड़ी बात है वो ये है कि पढ़ना कैसे है, बहुत लोग तो यही नहीं समझ पाते। और चूंकि ये बिगनिंग है, तो ये यहां से अगर आप सही तरीके से चलना शुरू कर दे रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि आप मिसगाइड होंगे और आगे कोई गलती आपसे होगी। देखो, फर्स्ट रीडिंग, इसका अप्रोच कैसा होना चाहिए? जब आप पहली बार, जैसे मान लो कि आपने पॉलिटी को ही ले लेते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैंने आपको कहा ना कि जो कुछ मैं आपको बताऊंगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉलिटी इन पर्टिकुलर, बट यू विल फाइंड इट यूजफुल फॉर ऑल द सेक्शंस इन जनरल। आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने नॉर्मली ये कहा जाता है और ये सही भी है कि एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कोई एनसीईआरटी उठाई, जैसे मान लो पॉलिटी की उठा ली। अब आप पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जब भी आप फर्स्ट रीडिंग करें तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप या यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का बैगेज, कोई भी टेंशन, वो सारी चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप ऐसे समझो इस बात को, जैसे मान लो कि दिल्ली में तो कल्चर नहीं है, लेकिन मैं तो भाई छोटे शहर में पला बढ़ा, तो मैं जिस मोहल्ले में, गांव में, जिसमें जो मेरा गांव था, वहां पे इस तरह का कल्चर था जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसे मान लो कि आपके घर में चीनी खत्म हो गई, जैसे मेरे घर में मान लो चीनी खत्म हो गई, तो मम्मी बोलती थी जाओ बगल वाली आंटी से मांग लाओ। ठीक है, उनके वहां खत्म हो जाता था तो मेरे वहां, तो इस तरह का कल्चर छोटे शहरों में होता है। अब तो कम हो रहा है, बट तो अब कैसे होता है, मान लो कि आपके वहां चीनी खत्म हो गई और आप कटोरी लेके गए बगल वाली आंटी के वहां, आपने कॉल बेल दबाई या नॉक किया, उन्होंने दरवाजा खोला, तो आप ऐसे थोड़ी बोलते, जैसे उन्होंने दरवाजा खोला चीनी है,
भाई ऐसे आप थोड़ी बोलते हैं, ये अच्छा थोड़ी लगेगा। आप कोई शॉप पे थोड़ी गए खरीदने, तो आप पहले बोलते हैं ना नमस्ते आंटी, ठीक है, और आंटी कैसी हैं, बिट्टू नहीं दिख रहा है, अंकल नहीं दिख रहे हैं, फिर आप बैठते हैं, थोड़ा हाल चाल लेते हैं, ठीक है। मतलब ये एक एटिकेट होता है। या ऐसे एक और एग्जांपल से समझो, एज यू ऑल आर मैच्योर हियर, मान लो आप किसी को पसंद करते हैं, कोई आपको अच्छा लग रहा है और आपको उसे प्रपोज करना है, तो आप ऐसे थोड़ी बोल देते हैं मिलते ही कि अरे सुनो सुनो आई लव यू, ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं। ऐसा होता है क्या? आप सोच के देखो कितना ऑकवर्ड है ये। तो पहले आप क्या कर रहे हैं? पहले आप जाके जान पहचान कर रहे हैं, ठीक है, दोस्ती कर रहे हैं, जान पहचान कर रहे हैं, थोड़ी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप हॉबीज पूछ रहे हैं, ये सब पूछ रहे हैं कि थोड़ी जान पहचान हो जाए, दोस्ती हो जाए। फर्स्ट रीडिंग बिल्कुल यही है। आप उस सब्जेक्ट से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है। जैसे मान लो कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से पढ़ो, इतना डूब के कि जैसे आपको लगे कि हाँ आप हड़प्पन सिविलाइजेशन, आप उन्हीं गलियों में घूम रहे हैं, आप उसमें चले जाओ। जैसे मान लो कि आप स्पीकर के बारे में पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, अब आपने एक पॉइंट पढ़ा कि द ड्यूटी ऑफ स्पीकर इज टू मेंटेन डेकोरम इन द हाउस। अब आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज भी बननी चाहिए कि हाँ ओम बिरला अपनी सीट पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं सदस्यगण आप बैठ जाइए बैठ जाइए, राहुल जी आप इतने सीनियर लीडर हैं, आपको शोभा नहीं देता, ठीक है। ये पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए। ये फर्स्ट रीडिंग में ही आपके पास इतना समय रहेगा, इसके बाद ये टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब पहली रीडिंग आप करें तो ना आप नोट्स बनाइए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप पहली बार पढ़ के नोट्स बना रहे हैं, यू आर नॉट मेकिंग नोट्स, यू आर डूइंग व्हाट, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग द शॉर्टर वर्जन ऑफ सेम बुक। उसी में आप किसी लाइन को छोड़ दे रहे हैं, किसी लाइन को पिक कर ले रहे और लिख ले रहे हैं। आप अंडरलाइन भी मत करिए, क्योंकि तब आप सारी लाइनें अंडरलाइन कर देंगे, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा या कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। तो पहली बार जब आप पढ़िए तो आप इस एटीट्यूड के साथ पढ़िए, आप एकदम उसका रस लेके बिल्कुल से आप उसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं। यह होनी चाहिए आपकी फर्स्ट रीडिंग। इसमें आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसे पढ़ के उसमें से आपने समझा क्या, वो चैप्टर आपको क्या कहना चाह रहा है, उसे अपनी लैंग्वेज में आप एक पेज पर लिखो। वो आपका अपना नोट्स होगा, उसे आपको किसी को चेक नहीं कराना है, न उसे आपको एग्जाम में लिखना है, आपको उसे किसी को नहीं दिखाना है। जिसे आपने जर्नलिंग सुना है ना, लोग डायरी लिखते हैं कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, बहुत लोगों की हॉबी होती है, तो उसे लिखते हैं बिल्कुल इनफॉर्मल लैंग्वेज में। वो चैप्टर आपसे क्या कह रहा है, जैसे मान लो आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल इनफॉर्मल लैंग्वेज में कि क्या मतलब होता है डेमोक्रेसी का, आपने उससे क्या समझा, उस समझ को अपनी लैंग्वेज में लिखो, बिना कुछ सोचे कि इसे कोई देखेगा, कोई पढ़ेगा, उसे कोई नहीं देखेगा, वो आपका अपना है। एक बार ऐसे करके देखो, पहली रीडिंग में ही ऑलमोस्ट वो चैप्टर आपका अपना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उससे समझा कि उस समझ को ही आपने लिख लिया, जो कोर पॉइंट है। और ये केवल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स के लिए है। अगर आप कोई बहुत सिंपल चीज पढ़ रहे हैं, ये मत करो, लिखने वाला आप स्किप कर दो। या फिर आप मान लो कि वो चैप्टर से आप नोन है, वो सेक्शन से आप नोन है, आप मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स आपने पहले से पढ़ रखी है, तो आप ये फर्स्ट रीडिंग वाला ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। अब वही बात है कि जिसे आपको प्रपोज करना है वो 6th क्लास में आप उसके साथ पढ़ रहे हैं, तो आप पहला वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, जान पहचान बनाने वाला, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग, इसमें आपको क्या करना है, सेकंड रीडिंग में बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाना है, ठीक है। अब आप उस चैप्टर को समझ चुके हैं, अब यहां पे आपको बिल्कुल ही प्रोफेशनल हो जाना है। इसको शुरू करने से पहले आपके पास PYQs होने ही चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है। जैसे मान, और हां, PYQs में आप
वैसे पीवाईक्यूज लेना प्रीफर करो जिसमें सेगमेंट वाइज दिया होता है। जैसे घटना चक्र वाले निकालते हैं, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन हो गया, घटना चक्र हो गया। जैसे एक तो ये होता है कि जैसे एक पेपर वाइज आता है, जैसे 2016 का पेपर, 17 का पेपर, वो नहीं। हाँ, कहीं कहीं ये भी होता है कि जैसे हिस्ट्री के सारे ही क्वेश्चन एक साथ निकाल दिए, लेकिन उसमें भी चैप्टर्स में डिवाइड नहीं किया, उसे भी स्किप करो। जिसमें बिल्कुल चैप्टर वाइज निकालता है कि जैसे हिस्ट्री है तो 1857 से क्या क्या क्वेश्चन आए वो सारे एक जगह लिखे हुए हैं, ठीक है। पॉलिटी है तो लेजिस्लेचर से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी लेजिस्लेचर में राज्यसभा से कितने क्वेश्चन आए, लोकसभा से कितने क्वेश्चन आए, वो जो सेगमेंट वाइज आते हैं। आप वैसे ही चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो, क्योंकि वो तो पीवाईक्यूज है, उन्होंने अपने मन से तो लिखे नहीं है, वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट आपको यह ध्यान देना है कि वो सेगमेंट वाइज होने चाहिए, ठीक है। और मेंस में भी अब ऐसे आने लगे हैं सेगमेंट वाइज कि जैसे लेजिस्लेचर से, पंचायती राज से क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछे गए, वो सब एक जगह रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वाले पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए। और आप पहले पीवाईक्यूज देखो, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं, जो भी चैप्टर है, जैसे मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, आप पहले उसे देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट रीडिंग के बाद। और अगर आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं तो मुबारक हो, आपने पहली रीडिंग बहुत ईमानदारी से की। कुछ क्वेश्चन भी अगर आपके सॉल्व हो जा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको यह चेक करना है कि आपको वो क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा कि पूछ क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो भी आपकी फर्स्ट रीडिंग सक्सेसफुल है। आ रही है बात समझ में? और उसके बाद आप क्वेश्चंस देखो कि पूछा क्या क्या गया है और वापस से उसी टॉपिक पे जाओ। और ऐसा नहीं है कि इसे एक दिन में ही करना है, आज ऐसा किए तो सेकंड रीडिंग अगले दिन ही करना है। आप जब भी करो, लेकिन ये अप्रोच रखो, वापस से आप जाओ। और अब आपका एटीट्यूड एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अब मैं इससे जो पढ़ रहा हूं उसमें से आप वो चीजें पिक करने की कोशिश करो जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है या आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल, और अब आप चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं मेन पॉइंट्स को। आ रही है बात समझ में? तो ये है, कुछ आपको पसंद आए, कोई फैक्ट वगैरह समझ में आए तो आप उसे लिख भी सकते हैं। ये है आपकी सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग करने के बाद जो आपकी थर्ड रीडिंग होगी, अब आपका उस चैप्टर पे पूरी तरीके से कमांड बन चुका है। वो कॉन्सेप्ट भी आपने पकड़ लिया और एग्जाम में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितना वेटेज है उसका, कितना नहीं है, आपको सारी चीजें पता है। अब आप चाहें तो आप उससे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।